प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात के लिए हुए रवाना। प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने यूएई और कतर के साथ रिश्तों में मजबूती को सराहा। कहा, भारत और यूएई के शांति और सौहार्द के साझा मूल्यों को रेखांकित करेगा अबू धाबी का मंदिर। एहलन मोदी कार्यक्रम के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। यूएई दौरे के बाद कतर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी दोहा के अमीर शेख तमीम बिन हमद से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने पर होगी व्यापक चर्चा। किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली की सीमाएं सील। हरियाणा, पंजाब और यूपी की सीमाओं पर भी पुलिस ने की बैरिकेडिंग। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। 6 अलग अलग जगहों पर की छापेमारी। और खेल की खबरों में मलेशिया के शाह आलम में आज बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का हुआ आगाज। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय करेंगे भारतीय दल का नेतृत्व। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूएई दौरे के बाद कतर की राजधानी दोहा का भी यात्रा के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की कतर की दूसरी यात्रा होगी। भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $20 बिलियन है। प्रधानमंत्री मोदी की कतर यात्रा आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को लेकर खास तो है ही, इसके अलावा इसकी कूटनीतिक अहमियत भी है। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कतर में ने फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के मामले में भारत सरकार को बड़ी राजनीतिक जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई और कतर दौरे पर रवानगी से पहले जारी वक्तव्य में द्विपक्षीय रिश्तों में आई मजबूती की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि साल 2014 के बाद यह उनका यूएई का 7वां और कतर का दूसरा दौरा है। पिछले 9 सालों में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यूएई के साथ हमारा सहयोग कई गुना बढ़ गया है। हमारा सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का जुड़ाव पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। मैं यूएई के राष्ट्रपति के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हूं। हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा करेंगे। यूएई के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर मैं 14 फरवरी को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को संबोधित करूंगा। इस आयोजन से इतर अपने यूएई के समकक्ष के साथ मेरी वार्ता हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में साथ ही कहा कि यूएई यात्रा के दौरान मैं अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करूंगा। बीएपीएस मंदिर
सद्भाव, शांति और सहिष्णुता के मूल्यों के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि होगी जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों साझा करते हैं। मैं अबू धाबी में एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के सभी भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित भी करूंगा। वहीं कतर यात्रा के दौरान मैं महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी अमीर से मिलने की उम्मीद कर रहा हूं, जिनके नेतृत्व में कतर में जबरदस्त विकास और परिवर्तन जारी है। मैं कतर में अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों से मिलने की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश, हमारी ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने और संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में हमारे बहुमुखी संबंध लगातार गहरे हुए हैं। दोहा में 8 लाख से अधिक मजबूत भारतीय समुदाय की उपस्थिति हमारे लोगों के बीच मजबूत संबंधों का प्रमाण है। और ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई रवाना होने से पहले का वक्तव्य। वहीं आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अशोक चव्हाण आज भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है आज वह अपने राजनीतिक करियर की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। Today it's a new beginning of my political career. I am formally joining the Bharatiya Janata Party in the office of BJP today in presence of the Deputy CM Mr. Devendra Fadnavis ji, along with Mr. Ashish Shelar and Mr. Bhavan Kole, who is the PCC, who is the president of the BJP. So it's a new beginning for me. I'm hopeful that we'll work for the constructive development of Maharashtra. किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मैंने चंडीगढ़ 2 बार जाकर किसान संगठनों के साथ बातचीत की है। किसानों को समझने की जरूरत है कि भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके साथ साथ जन सामान्य को किसी तरह की कठिनाई ना हो। देखिए, मैं चंडीगढ़ जाके 2 बार किसान संगठनों के साथ बातचीत किया और किसान संगठनों को बातचीत करते हुए मैंने ये बात बताई कि जितनी मांगे संबंधित भारत सरकार से जो विषय हो सकता है वो हम कर रहे हैं और उनको बता भी दिया। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। नोएडा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीना ने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा को सील कर दिया गया है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सारे बॉर्डरों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही, पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है, जिसके तहत पीएससी लोकल पुलिस के साथ साथ हमारी जो स्पेशल टीम है उसको लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। तो बॉर्डर सील है, किसी भी स्थिति में किसी भी कंडीशन में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको बना रखें। देखिए, आपको बता दें कि वार्ता का चैनल भी खुला हुआ है, पहले से हम लोगों की वार्ता हो रखी है। फिर भी अगर कोई आता है तो उसे समझा बुझाकर से बाहर नहीं जाने दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली ईस्टर्न रेंज पर भी दिल्ली चलो विरोध मार्च पर कहा है कि विरोध मार्च को लेकर बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े लाउड हेलर्स लगे हैं। हम बात करेंगे, शांति अवस्था से बात करने की हमें पूरी कोशिश है कि ये हम इसको निपट लें। अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स और जो हमारे अलग अलग ब्लॉकेट्स हैं वो लगाए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये हम बड़े सक्षम हैं कि इसको रोकें। सरकार की किसान हितैषी योजनाएं अन्नदाताओं को सशक्त बना रही हैं। गरीबों, युवाओं और महिलाओं के साथ साथ किसानों का कल्याण भी सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं, जिनका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा, कौशल विकास, बाजार पहुंच और टिकाऊ कृषि पद्धतियां प्रदान करके किसानों के जीवन में सुधार करना है। आइए नजर डालते हैं इन योजनाओं के बारे में। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अगस्त 2022 के दौरान शुरू की गई उर्वरक विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य एक ही छत के नीचे उचित मूल्य पर उर्वरक, बीज, कीटनाशक जैसे गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट उपलब्ध कराना है। यह मृदा परीक्षण सेवाएं भी प्रदान करता है। अब तक सरकार 1.75 लाख से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित कर चुकी है। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करें तो एक ये व्यापक योजना है जिसमें मंत्रालय के मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी योजनाएं शामिल है। संपदा का मतलब यहाँ कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। और अब महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबर। एनसीपी के चुनाव चिन्ह मामले में शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में अजीत पवार गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह सौंपने पर सवाल उठाया गया है। अजीत पवार गुट पहले ही मामले में कैविएट दाखिल कर चुका है ताकि बिना उनका पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित न करे। और अब बिहार से जुड़ी खबर का रुख करते हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी के चलते उनके खिलाफ अहमदाबाद में चल रहे मानहानि के केस को खारिज किया। तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत उनके केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाले बयान के चलते दर्ज की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान पर खेद व्यक्त किया था। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर होगी उत्तराखंड से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए डीटी न्यूज के साथ। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए फारूक अब्दुल्ला को समन जारी कर बुलाया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। बनभूलपुरा क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू जारी है। जिला प्रशासन ने कल अमन चयन कमेटी के तहत मुस्लिम धर्म गुरुओं को हल्द्वानी नगर निगम में हालात पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को कहा है कि सरकारी भूमि पर मस्जिद और मदरसा बनाया गया था जो पूरी तरह से गलत था। सरकार उसे भूमि को खाली करना चाहती है। 1 तारीख को नोटिस जारी कर मदरसे और नमाज स्थल को खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसको लेकर धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी हो चुकी है। सभी धर्मगुरुओं को पता था कि अतिक्रमण हटना है और इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी भी कर ली है। मुस्लिम धर्मगुरु जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। हल्द्वानी में हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं। वहीं उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने हल्द्वानी घटना पर कहा है कि हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। लोग इसको कम्युनल टिंज ना दें, इसका कोई इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि चूंकि जिस तरह से वो घटना हुई थी और पुलिस पे और प्रशासन की टीम पे हमला किया गया था, तो ये इस चीज़ को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसमें हमने 3 FIRs रजिस्टर की हैं और उन FIRs में हम प्रॉपरली साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके इसमें जो भी दोषी लोग हम इन्वेस्टिगेशन में आते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
कि ये बिल्कुल दिमाग से ख्याल निकाल दें कि हम पुलिस इसमें किसी इनोसेंट लोगों को, किसी तरह से इनोसेंट लोगों को फंसाएगी या कोई ज्यादती करेगी। हम जो भी कार्रवाई करेंगे लॉफुल एक्शन लेंगे, लेकिन इस प्रकार की अफवाहों पर वो ध्यान ना दें। पंजाब हरियाणा शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो शंभू सीमा पर किसानों को इधर उधर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े ताकि किसानों को प्रदर्शन करने से रोका जाए। तो ये शंभू सीमा की तस्वीरें हैं जहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में आज 2 दिन के क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर रहा है। इसका आयोजन भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 117 सामुदायिक रेडियो स्टेशन भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर किया गया है। सम्मेलन में वीडियो संदेश के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। The Regional Communities Radio Sammelan is a celebration of the important work being done by this sector that is giving voice to the voiceless. Community radio stations offer a platform where content is disseminated in localized dialects and regional languages. And I personally feel, and our government feel, that the vernacular language, local language is very important. That is why the new education policy has also been put in the local languages. So the local context specific issues are raised and discussed in these stations in local ideals. The government is committed to its mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर नई जानकारियां साझा की हैं। रेल मंत्री ने मुंबई अहमदाबाद ट्रेन कॉरिडोर का शानदार वीडियो साझा किया है। वीडियो में महत्वाकांक्षी ट्रेन परियोजना की अत्याधुनिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। बुलेट ट्रेन द्वारा मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी तय की जाएगी। वीडियो में इस परियोजना को भारत के भविष्य के रूप में दिखाया गया है। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा है कि हम सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं। मोदी 3.0 में बुलेट ट्रेन के लिए तैयार हो जाइए। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी 3.0 सरकार का ब्लूप्रिंट बताते हुए कहा था कि अगले 5 सालों में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और वंदे भारत ट्रेन का विकास भी देखेगा। तभी तो सब मोदी को चुनते। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अवैध हलाल प्रमाण पत्र जारी कर धोखाधड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों पर विभिन्न कंपनियों से अवैध वसूली का आरोप है। काउंसिल ना तो इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत है और ना ही किसी प्रोडक्ट के सैंपल की जांच करती थी। एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना हबीब यूसुफ पटेल, उपाध्यक्ष मौलाना मोईद शीर सपाडिया, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन चौहान, कोषाध्यक्ष मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए ये चारों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ में पूछताछ के बाद ही चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य पूछताछ के दौरान तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। काउंसिल मुंबई की ओर से अवैध रूप से मीट और मीट प्रोडक्ट के अलावा भी अन्य खाद्य पदार्थों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहा था। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में आज सुबह 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। राशन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी हो रही है। ईडी की टीम कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में फिलहाल आधे दर्जन जगहों पर जांच कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय बलों के साथ आए ईडी के दलों ने सॉल्ट लेक, केखाली, मिर्जा गालिब स्ट्रीट,
हावड़ा और कुछ अन्य स्थानों पर छापे मारे हैं। जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में राशन वितरण में अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप में राज्य के एक मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के एक नेता समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों की टीम इसी मामले में छापेमारी के लिए संदेशखाली पहुंची थी। हालांकि यहां जब उन्होंने संदेशखाली में टीएमसी नेता के आवास में प्रवेश करने की कोशिश की, तब भीड़ ने टीम को घेर कर उस पर हमला कर दिया। इस हमले में एजेंसी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। 24 जनवरी को ईडी ने घोटाले के सिलसिले में तलाशी अभियान के बाद शाहजहां शेख के आवास को सील कर दिया था। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाएं अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं राज्यपाल के सामने खुलकर आने से डर रही थी। संदेशखाली की महिलाओं ने तृणमूल के गुंडों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिससे पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कल उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में अशांत क्षेत्रों का दौरा किया और उत्पीड़न का दावा करने वाली महिलाओं को न्याय दिलाने का संकल्प जताया। संदेशखाली में के महिला जो आज निकल के प्रोटेस्ट में आए हैं और लगातार कई दिन से ये चल रहा है, ये महिला किसी एक दल का नहीं है। ये नहीं है कि ये बीजेपी वाले निकल के ये सब कर रहे हैं। इनमें से तृणमूल कांग्रेस के भी लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी परिवार हैं जो उनके समर्थक है। ये सारे महिला हिंदू हैं और ये आज निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं किनके खिलाफ? तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख, जो आज 1 महीना हो गया अभी भी लापता है। तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी, जो कि इस देश में सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है और जिन्होंने महिला सुरक्षा के नाम पे भी चुन के आई है, इस शाहजहां शेख को ममता बनर्जी कहती है ही इज अ पॉपुलर सोशल वर्कर। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। गजा के रफाह में इजराइल के हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हमले न करने की सलाह के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली रक्षा बल को रफाह पर हमले का आदेश दिया था। हमले के बाद मिस्र ने इजराइल के साथ किए गए दशकों पुराने शांति समझौते को खत्म कर सैन्य दखल की धमकी दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। इस पर WHO ने कहा है कि गजा के लाखों लोगों के लिए रफाह आखिरी ठिकाना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर तुर्क का कहना है कि गजा में संभावित पूर्ण इजरायली सैन्य घुसपैठ भयानक है, क्योंकि लगभग 1.5 मिलियन फिलिस्तीनियों के पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं है। भारी तादाद में नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की संभावना है। वहीं खेल की खबरों में मलेशिया में आज से बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 शुरू हो गई है। इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम पीवी सिंधु की अगुवाई में और भारतीय पुरुष टीम HS प्रणॉय के नेतृत्व में अपनी दावेदारी पेश करेगी। पीवी सिंधु घुटने की चोट के कारण अक्टूबर के बाद से ही प्रतिस्पर्धात्मक टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रही हैं। ऐसे में वे आज जो साल में एक बार होने वाली इस प्रतियोगिता से कोर्ट में वापसी करेंगी। सिंधु के अलावा एकल वर्ग में अश्मिता चालिहा भी भारतीय महिला टीम का हिस्सा होंगी। युगल वर्ग में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो और त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय दल का हिस्सा है। उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी समान नागरिक संहिता बिल UCC लाने की तैयारी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में बहुविवाह और समान नागरिक संहिता के लिए मजबूत कानून बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में UCC बिल पास होने के बाद अब उनकी सरकार बहुविवाह को भी समान नागरिक संहिता कानून में जोड़ने पर विचार कर रही है। Assam cabinet has discussed both UCC and polygamy bill, but we were following polygamy. Uttarakhand has passes UCC, so we are now working on aligning both so that we can prepare a robust legislation. We are working on that, but meanwhile Assam cabinet has passed a very important legislation in last cabinet prohibiting healing. Healing is a very, very dicey subject which is used to convert tribal people.
So this bill we are going to pilot because we believe that religious status quo is very, very important. और आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा की दौरे की कुछ झलकियां। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।